दोस्तों आज भौतिकी का दूसरा चैप्टर ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं शुरू करने जा रहे हैं। जिसने हमारे पहला जो चैप्टर था यांत्रिकी का वो ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके हमारे ऊपर के वीडियोस को देख ले। ठीक है, तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा आप पिछली में हमने करवाया था वैसा ही करवाएंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं ए की चाल बढ़ जाएगी, बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, सी का भार बढ़ जाएगा, डी का भार घट जाएगा। ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही वो है। जब वस्तु को गर्म करते हैं तो जो है उसके अणु की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तु को गर्म करेंगे तो क्या होगा, हीट होने से जब अणु इधर उधर होने लगते हैं, जिसके कारण क्या है, आकार भी बदलता है। आप लोगों ने देखा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ए उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं के कुल वेग का, डी उसके अणुओं के गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा ए उस वेग से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होगी, बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से में उस वस्तु पर से प्रभावित होगी। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के ताप में गति का वृद्धि की वस्तु की किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ए गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन डी उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी जो है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का क्या होता है? ए की ऊर्जा बढ़ जाती है, बी की चाल घट जाती है, सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, डी का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी की चाल घट जाती है। की चाल घट जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊपर हमने पढ़ाया हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे थे तो क्या हो रहा था, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती थी, लेकिन अगर उसी वस्तु को हम ठंडा करेंगे तब तो उसके जो अणुओं की चाल है वो घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ए डेवी ने, बी रैमफोर्ड ने, सी सेल्सियस ने, डी फारेनहाइट ने। ऑप्शन बी रमफोर्ड ने। रैमफोर्ड ने, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है ऊष्मा का जो ये एक प्रकार की ऊर्जा है, इसमें कार्य में बदला जा सकता है। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण पहले रैमफोर्ड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ए रैमफोर्ड ने, बी जूल ने, सी डेवी ने, डी सेल्सियस ने। ऑप्शन सी डेवी ने। डेवी ने क्या किया? डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों में आपस में घिसकर पिघला दिया था। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य में उत्पन्न उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान है ए 4186 जूल प्रति कैलोरी किलो कैलोरी, बी 4.186 जूल प्रति कैलोरी, सी है 4.186 इंटू 10⁻⁷ अर्ग प्रति कैलोरी, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, निम्न में से कौन सही है? ए डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू जे, बी डब्ल्यू इंटू क्यू इक्वल टू जे, सी क्यू अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू जे, डी जे अपॉन क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। ऑप्शन ए डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू जे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू जे होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है आपका, जब कुछ जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ए ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, सी यांत्रिकी ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, डी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण आंतरिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। बिल्कुल सही जवाब है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ए जल जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, डी अग्नि
अत्यधिक उच्च ताप पर होती है। ऑप्शन सी, बादलों के अंदर उच्च दाब होता है। बादल के अंदर उच्च दाब होता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिसमें जल गर्म हो जाता है, डी भीतर के जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। शीतकाल में हैंडों का पानी क्यों गर्म होता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए जो है अंदर का पानी गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, ए केल्विन, बी डिग्री सेल्सियस, सी डिग्री सेंटीग्रेड, डी डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए, केल्विन। केल्विन में एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बल्कि किलो और किलो कैलोरी और जूल ये तीनों ही ऊष्मा के मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 15वें नंबर पे। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। ए, केल्विन। बिल्कुल सही जवाब है। ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? पहला ऑप्शन है 4.2 जूल, बी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, सी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, डी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ऑप्शन सी, 4.2 मल्टीप्लाई 10 का वर्ड 10 का वर्ड 3 क्यू जूल। सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो है आंसर है 4.2 इंटू 10 क्यूब जूल। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, जल जलप्रपात के आधार पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ए अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, बी अधर तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, डी गिरता हुआ जल परिवेश में ऊष्मा का शोषण कर लेता है। ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। बिल्कुल सही आंसर है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 18 और क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, क्यों? ए रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर, सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ये अपने शरीर के ताप को 42 तक तो बढ़ा लेता है, इसीलिए ये जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी गर्मी में राहत महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, ठीक है, क्या हो जाता है? ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी शून्य हो जाता है। ऑप्शन ए, घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस ए की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी हल्की होती है, डी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। ऑप्शन बी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। 21वां प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, सी वेग के बराबर। ऑप्शन ए सीबेक के प्रभाव पर ताप युग्म तापमापी जो है सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, ए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी ताप युग्म तापमापी से, सी पूर्ण विकिरण उत्तरमापी से उत्तापमापी से, डी नाइट्रोजन गैस तापमापी से। ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी उत्तापमापी से। उत्तम मापी से। बिल्कुल सही जवाब है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन के ऑप्शन बता रहे हैं, ए है स्टीवेक के प्रभाव पर, बी है पेल्टियर के प्रभाव पर, सी है स्टीफन के नियम पर, डी है जूल के प्रभाव पर। ऑप्शन सी, स्टीफन के नियम पर। बिल्कुल सही जवाब है, स्टीफन के नियम पर पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो है काम करता है, इस पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, जो दूर की वस्तु है जैसे सूर्य है और भी कई जो है ये जो है उनका जो ताप किस तापमापी से मापा जाता है? ए है ताप युग्म तापमापी द्वारा, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा,
सी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। पूर्ण विकिरण, ये पहले बता चुके हैं, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा जो है वो दूर की वस्तु का ताप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ए एल्कोहल को द्रवांक निम्नतर होता है, बी एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है, सी एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डी एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। बिल्कुल सही है, एल्कोहल का द्रवांक जो है निम्नतर होता है, इसीलिए क्या होता है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, विकर्ण विकर्ण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ए 100 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सी 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 800 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस जो है से ऊपर। विकर्ण पायरोमीटर से 800 डिग्री से ऊपर का तापक्रम नापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। थर्मोकपल मतलब ताप जो युग्मक होते हैं खालिस्तान द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बता रहे हैं, बताने हैं आपको। ए दो अधातुओं, बी दो एक सदृश धातुओं, सी दो असदृश धातुओं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दो असर धातुओं। दो असदृश धातुओं के द्वारा जो है थर्मोकल तापयुग्म बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य का ताप मापा जाता है। ए प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा, डी वाष्पन तापमापी। ऑप्शन सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा। पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव तापमापी। ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सही है? ए एफ प्लस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5, बी एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5, सी माइनस 5/9 इक्वल टू एफ अपॉन 32, डी एफ माइनस 5/9 इक्वल टू सी अपॉन 32। ऑप्शन बी एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 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 5। बिल्कुल सही है, एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः ए 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, सी 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, डी 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही आंसर है, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस तापमान के जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस जो है वो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33, केल्विन मान से मानव शरीर की सामान्य ताप है? ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। ऑप्शन डी 310। बिल्कुल सही आंसर है, तो 310 है वो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। डी सॉरी, आंसर डी सही है। 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापदंडों में एक समान रहता है? कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापदंडों में एक समान होता है? ए 40 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी माइनस 100 डिग्री, डी माइनस 40 डिग्री। ऑप्शन डी माइनस 40 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर है, माइनस 40 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापदंडों में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 में, न्यूनतम संभव ताप है, जो न्यूनतम जो संभव ताप है वो कौन सा है? ए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी माइनस 300 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही आंसर है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप होता है। अगला क्वेश्चन है 36, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा? ए माइनस 32 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 112 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है, जो फ़ारेनहाइट पर किसी वस्तु का ताप ताप जो है अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल को कितने डिग्री के बराबर होता है? ए 5 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी 64 डिग्री, डी 273 डिग्री। ऑप्शन बी 32 डिग्री। बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्स फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 38 है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान है। ए 40.16, बी 36.89, सी 35.72, डी 32.36। ऑप्शन बी 36.89। बिल्कुल सही आंसर है। 36.89 इसके डिग्री सेल्सियस के तापक्रम के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल पर उबलते पानी का ताप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल सही है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर जो सामान्य वायुमंडलीय दाब उसके उबलते हुए पानी का जो ताप होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब सटीक चेंज हो रही है। अब आपको बताना है क्या हो सकता है। ठीक है। ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, डी सभी सत्य हैं। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली में जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर पे एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही है। एक मनुष्य का तापक्रम अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम सामान्य तापक्रम होता है। ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी 98 डिग्री 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस सभी जानते हैं, सबने पढ़ा होगा। हम लोग बुखार नापते हैं तो क्या होता है, हम लोग किसी भी मनुष्य का शरीर का तापमान ही तो नापते हैं। और शरीर का तापमान अगर 98 से ऊपर होता है तो हम कह देते हैं इसको बुखार है, और अगर 98 के आसपास होता है या इससे थोड़ा कम होता है तो हम कहते हैं इसको बुखार नहीं है। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए सरलता से मिल जाता है, बी ए सस्ता है और हानिकारक नहीं है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी इसको गर्म करना आसान है। ऑप्शन सी इसकी ऊष्मा अधिक है। बिल्कुल सही आंसर है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर पे धातु की चार दनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, बी इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, सी इसके पात सुंदर लगता है, डी इसमें स्वच्छता होती है। ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए धातु की चारदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। ठीक है। अगर कुचालक सुचालक होगी तो क्या होगा दोस्त? अगर सुचालक होगी तो उसके साथ में जो हैंडल भी गर्म हो जाएगा और आप जब पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ये कुचालक होती है इसीलिए गर्म नहीं होती है। कोई जो भी चीज जो है वो उसका का जो कुचालक होता है वो गर्म नहीं होता है, जबकि सुचालक जो है उसके अणुओं के द्वारा गर्माहट आगे बढ़ती जाती है और वो पूरा ही गर्म हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 45। ठीक है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, सी जल वाष्पित हो जाता है, डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ व्यक्तिकृत हो जाता है। ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है बिल्कुल सही जवाब है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी -4 डिग्री सेल्सियस पर, डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन ए इकसार रूप से बढ़ती है, बी इकसार रूप से कम होती है, सी
पहले बढ़ती है और फिर उसके बाद कम होती है। डी, पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है। ऑप्शन डी, पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। तो 47 पे का आंसर डी जो है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो होगा फिर बढ़ेगा। बी, जल का घनत्व तो लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम हो जाएगा। सी, जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम हो जाएगा। डी, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक आंसर है। यदि जल को आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तो फिर क्या होता है, जल का आयतन पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होगा, फिर उसके बाद में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोग जाते होते हैं तो किसी का ट्यूब फट जाता है गर्मियों में। वो क्यों फट जाता है, उसका क्या कारण है? तो ए, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। बी, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाता है। सी, गर्मी के कारण रबड़ कड़क हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई आ, अप्रभावित रहती है। बी, घटती है। सी, बढ़ती है। डी, अव्यवस्थित रहती है। ऑप्शन डी, अव्यवस्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अव्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 51। लोलक लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ए, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। बी, कुंडली में घर्षण के कारण। सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई तोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। 51 का आंसर सी ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन ए, बढ़ेगा। बी, घटेगा। सी, नहीं बदलेगा। डी, दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए, बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। जब एक धातु की गेंद के अंदर जो कोटर है, जब इस धातु की गेंद को जब गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन हमेशा बढ़ेगा। और अगले क्वेश्चन की ओर तब चलते हैं। 53। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि ए, पानी जमने पर फैलता है। बी, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। सी, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है। डी, पानी गर्म करने पर फैलता है। ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। बिल्कुल सही बात है, पानी जमने पर फैलता है। इसी के कारण जो बोतल टूट जाती है। अगर आप कांच की बोतल में कभी भी पानी इसीलिए नहीं जमाया जाता क्योंकि अगर कांच की बोतल में अगर आप पानी जमाएंगे तो उसको टूटने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। इसीलिए लोग फ्रीजर में कांच के बर्तन को रखने के लिए मना करते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है। ए, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है। बी, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है। सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। डी, पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। इसी के कारण अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइंस फट जाती हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इसमें है दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी। बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। सी, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, क्योंकि धातु कम करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। बिल्कुल सही है और ये मेट्रो 2003 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही ऑप्शन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वो रहेगा। अगला अगला क्वेश्चन है 57। शीतकाल में जब ठंड के जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव ये जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है।
बी अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सी सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निहित प्रणाली होती है। डी मर जाते हैं। ऑप्शन ए, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमता है, जबकि नीचे जो है पानी जमता नहीं है, पानी पानी ही रहता है, इसीलिए वो अंदर अंदर बने रहते हैं। जितने वो और नीचे चले जाते हैं और जिंदा बने रहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। 58 है, ऊष्मा के संचरण संचरण की विधि है। ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर है। ऊष्मा के संचरण की जो विधि है वो चालन, संवहन और विकिरण तीनों ही है। अगला क्वेश्चन है 59। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी तीनों। ऑप्शन ए, चालन। चालन बिल्कुल सही जवाब है। चालन जो है वो ऊष्मा के संचरण की जो विधि है, इसमें क्या होता है, पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं चालन में। अगला क्वेश्चन है 60। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से सभी। ऑप्शन बी, संवहन। ऑप्शन बी संवहन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 61। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। ए चालन के कारण, बी संवहन के कारण, सी विकिरण के कारण, डी इनमें से सभी। ऑप्शन बी, संवहन के कारण। बिल्कुल सही है। सम्मान के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। अगला क्वेश्चन 62। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ए संवहन, बी विकिरण, सी संनयन, डी ताप विनिमय। ऑप्शन बी, विकिरण। बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण विकिरण माध्यम से आती है। अगला क्वेश्चन है 63। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, विकिरण। विकिरण बिल्कुल सही जवाब है। विकिरण जो है ऊष्मा के स्थानांतरण का माध्यम आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन 64। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, विकिरण। विकिरण बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ए जल, बी पारा, सी लकड़ी, डी चमड़ा। ऑप्शन बी, पारा। पारा बिल्कुल सही है। पारा जो है वो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन है 66। चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा ए कम होती है, बी अधिक होती है, सी बराबर होती है, डी इनमें से कोई नहीं। बी, अधिक होती है। बी अधिक होती है बिल्कुल सही जवाब है। जो चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन 67 है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। ए दाब की, बी पौधे की वृद्धि की, सी ऊष्मीय विकिरण के, डी वायु की गति की। ऑप्शन सी, उसमें विकिरण के। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 68। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, डी लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये जो है ठंडा ज्यादा होता है। जो लोहा होगा, लोहा अगर गर्मी है तो वो गर्म मिलेगा और ठंड है तो वो ठंडा हो जाएगा। जबकि लकड़ी का टुकड़ा ना ठंडों में ज्यादा ठंडा होगा और ना गर्मी में ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ये जो है लकड़ी जो है वो कुचालक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? ए बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, बी झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, सी जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, जल की घनता 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा ए गर्म होगी, बी ठंडी होगी, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए, गर्म होगी।
गर्म होगी, बिल्कुल सही जवाब है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा जो होती है वो गर्म होती है, हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो ए कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा, बी कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, सी कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, डी कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी, कमरा धीरे गर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में उपयोग किया जाए तो ताप चालकता ए कम होनी चाहिए, बी अधिक होनी चाहिए, सी विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, डी घनत्व अधिक होना चाहिए। ऑप्शन ए, कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ए ठंडा पानी, बी गर्म पानी, सी समुद्र का पानी, डी आश्रित पानी। ऑप्शन सी, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी प्रकीर्णन। ऑप्शन बी, संवहन। संवहन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 75, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन। ऑप्शन ए, पारा। बिल्कुल सही जवाब है। ऊपर भी बता चुके हैं कि जो पारा होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन 76, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ए परावैंगनी किरण, बी अवरक्त किरण, सी कॉस्मिक किरण, डी प्रकाशीय किरण। ऑप्शन बी, अपक्रन। अवरक्त किरण बिल्कुल सही जवाब है। अपरक्त किरण सूर्य विकिरण को जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, शीतकाल में गर्म कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ए ऊष्मा प्रदान करते हैं, बी ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, सी वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऑप्शन डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है और इससे 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग सर्दियों में जो कपड़े पहनते हैं वैसा पहनते हैं कि वो हमारे जो शरीर की जो ऊष्मा हो वो बाहर ना जाने दें, इसलिए हमारा शरीर गर्म बना रहता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 78, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उचित है? ए ऊपर काला नीले सफेद, बी ऊपर सफेद नीचे काला, सी ऊपर व नीचे दोनों काला, डी ऊपर व नीचे दोनों सफेद। ऑप्शन बी, ऊपर सफेद नीचे काला। बिल्कुल सही बात है, ऊपर सफेद नीचे काला धूप से बचने के लिए ये छाता है, ये इस रंग के संयोजन सबसे अधिक अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में ए अधिक गर्मी महसूस करते हैं, बी कम गर्मी महसूस करते हैं, सी समान गर्मी महसूस करते हैं, डी गर्मी महसूस नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अफ्रीका में जो काली त्वचा वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन 80, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि ए सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं, बी सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, सी सुबह सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होती है, डी सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ऑप्शन डी, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसी के कारण जो है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर में होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ए अपने अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, बी उनमें पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित करते हैं, सी प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, डी सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। ऑप्शन बी, उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी के कारण जो है काले वस्त्रों के मुकाबले सफेद वस्त्र जो हैं वो ज़्यादा शीतल होते हैं, क्योंकि वो अपने पास जो भी चीज़ प्रकाश पहुँचता है वो उसको परावर्तित कर देते हैं इस कारण से, जबकि काले कपड़े उसको पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं हम लोग। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे
ए ताप के अच्छे शोषक होते हैं, बी ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सी सूती वस्त्रों में भारी होते हैं, डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसी के कारण वो ज्यादा गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन 83, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। ए भाप में गुप्त ताप होता है, बी भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह कायिक को शीघ्रतापूर्वक निगम्य करती है, सी शरीर के कार्य में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी में प्रवेश कर जाती है, डी भाप का ताप बहुत अधिक होता है। ऑप्शन ए भाप में गुप्त ताप होता है। भाप में गुप्त ताप होता है, इसीलिए वो ज्यादा गंभीर चोट करती है, जबकि जो उबलता हुआ जल होता है वो उतना गंभीर चोट या कष्टदायक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 84, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा हो, ए गर्म दूध से, बी गर्म जल से, सी ठंडे जल से, डी सामान्य जल से। ऑप्शन सी ठंडे जल से। बिल्कुल सही आंसर है, ठंडे जल से। अगला क्वेश्चन 85, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, ए किरचॉफ का नियम है, बी स्टीफन का नियम है, सी न्यूटन का शीतलन नियम है, डी ऊष्मागतिकी का नियम है। ऑप्शन ए किरचॉफ का नियम है। अच्छे उत्सर्जक जो है वो अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका कहता है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण द्वारा ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है, ए न्यूटन का शीतलन नियम है, बी किरचॉफ का नियम है, सी स्टीफन का नियम है, डी ऊष्मागतिकी का नियम है। ऑप्शन सी स्टीफन का नियम है। यह स्टीफन का नियम है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 87, स्टीफन का विकर्ण नियम। अगला क्वेश्चन स्टीफन का विकर्ण नियम है, ए ई समानुपाती वन अपॉन टी की पावर 4, और बी है ई समानुपाती टी स्क्वायर, सी है ई समानुपाती टी की पावर 4, डी है ई व्यतिक्रमानुपाती टी स्क्वायर। इस ऑप्शन सी ई समानुपाती टी पावर 4। बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन है ई समानुपाती होता है टी पावर 4 के। अगला क्वेश्चन 88, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है, ए न्यूटन का शीतलन नियम, बी स्टीफन का विकर्ण नियम, सी किरचॉफ का नियम, डी ऊष्मागतिकी का शून्यांक। ऑप्शन ए न्यूटन का शीतल नियम। बिल्कुल सही आंसर है, ये न्यूटन का शीतलन नियम है। अगला क्वेश्चन 89, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ए ताप के अंतर बहुत ज्यादा ना हो, बी ताप के अंतर बहुत ज्यादा हो, सी ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। बिल्कुल सही है। न्यूटन का जो शीतलन नियम है, नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। अगला क्वेश्चन है 90, इसमें कहा है गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लेगा, ए 10 मिनट, बी 10 मिनट से कम, सी 10 मिनट से अधिक, डी निश्चित नहीं। ऑप्शन सी 10 मिनट से अधिक। बिल्कुल सही आंसर है, ये 10 मिनट से अधिक लेगा। अगला क्वेश्चन 91, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, ए डिबार, बी स्टीफन, सी किरचॉफ, डी न्यूटन। ऑप्शन ए दीवार। डिबार बिल्कुल सही है। जो फ्लास्क होता है आपका, जो थर्मस फ्लास्क है, वो उसके आविष्कारक डिबार हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, ए संवहन से, बी विकिरण से, सी चालन से, डी चालन संवहन व विकिरण से। ऑप्शन डी चालन संवहन व विकिरण से। बिल्कुल सही है, थर्मस फ्लास्क में ऊषा का जो क्षय जो है वो चालन संवहन व विकिरण से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 93, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, ए संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, बी विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, सी चालन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 94, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्योंकि ए उनमें गैस भरी रहती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, बी उनमें आंतरिक तापन होता है, सी चमत्कार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने के लिए प्रविष्ट होने से रोकती हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी चमकता आंतरिक दीवार दीवार तथा बाह्य आवरण
की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से प्रविष्ट होने से रोकती हैं। बिल्कुल ठीक जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी विकिरण। बिल्कुल सही जवाब है। जो विकिरण है इसकी विधि द्वारा जो है उष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। अगला क्वेश्चन 96, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है? ए विशिष्ट ऊष्मा, बी ऊष्माधारिता, सी जल तुल्यांक, डी गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा। बिल्कुल सही जवाब है। 96 का ए विशिष्ट ऊष्मा जो है एक पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का एक ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ए कांच में, बी तांबा में, सी सीसा में, डी जल में। ऑप्शन डी जल में। बिल्कुल सही जवाब है। जल में जो है वो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। 98 क्वेश्चन है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि? ए पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, बी समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण, सी जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है, डी जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। ऑप्शन सी जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। बिल्कुल सही है। जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है ऊष्मा धारिता जो है काफी अधिक होती है, इसी के कारण जो है पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 99, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि? ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी पानी का घनत्व कम होता है, सी पानी सस्ता होता है, डी पानी कम ताप पर मिलता है। ऑप्शन ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। हाँ, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसी के कारण मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है? ए पनडुब्बी नोदन में, बी तुषार मुक्त प्रशीतृत्रों में, सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में, डी अधिचालकता विषयक अनुसंधानों में। ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। बिल्कुल सही आंसर है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला क्वेश्चन 101, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ए -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सी -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या डी -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन डी -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बिल्कुल सही आंसर है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न तापीय परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन 102, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? ए अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यायन में, बी शल्यकर्म चुंबकीय प्रत्यायन एवं दूरमिति में, सी अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं दूरमिति में, डी अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्यापन एवं दूरमिति में। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रा शल कर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। बिल्कुल सही है आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 103, किसी ठोस पदार्थ के बिना जल में बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? ए क्वथन, बी आसवन, सी ऊर्ध्वपातन, डी बहुलीकरण। ऑप्शन सी उत्पादन। बिल्कुल सही आंसर है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं? ए कपूर, बी नेफ्थलीन, सी अमोनियम क्लोराइड, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी सभी जो है उत्पादक पदार्थ हैं, मतलब ये क्या करते हैं, उत्पादन क्या करते हैं, वे बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। कपूर भी सीधा उड़ जाता है, आपका देखा होगा, वही नेफ्थलीन उड़ जाता है, वही अमोनियम क्लोराइड भी उड़ जाता है। ये द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधे सीधे बाष्प में बदल जाया करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 105 है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है? ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी बाष्पन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी गलनांक। बिल्कुल सही है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसको गलनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है ए गलनांक, बी द्रवणांक, सी क्वथनांक, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 106, 106 सी। 106 का सी क्वथनांक। ठीक है, मतलब जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी
बदले पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन बी घट जाता है। ऑप्शन बी घट जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा ए निम्न होते हैं, बी उच्च होते हैं, सी बराबर होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए निम्न होते हैं। बिल्कुल सही है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ए गलन, बी बाष्पन, सी क्वथन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बाष्पन। ऑप्शन बी बाष्पन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110। ठोस में द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ए गलन, बी बाष्पन, सी क्वथन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए गलन। ऑप्शन ए गलन बिल्कुल ठीक आंसर है। ठोस में द्रव के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 111। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। ऑप्शन बी बढ़ेगा। बिल्कुल सही जवाब है। दाब बढ़ने से किसी भी द्रव का क्वथनांक हमेशा बढ़ा करता है। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है अपद्रव्यों को मिलने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। बी घटेगा। बिल्कुल सही है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर गलनांक हमेशा घटता है। क्वेश्चन नंबर 113। पानी कब उबलता है। ए जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, बी जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सी जल का स्थिति वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, डी जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऑप्शन सी जल की स्थिति बाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 114। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। ए 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 273.16 केल्विन, डी 273.16 केल्विन। ऑप्शन सी 276.16 केल्विन। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 115। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी तेजी से बढ़ेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन बी घटेगा। ऑप्शन बी घटेगा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आपका कह रहा है वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। ए हिमांक, बी क्वथनांक, सी क्रांतिक ताप, डी त्रिकबिंदु। ऑप्शन डी तिक बिंदु। बिल्कुल सही जवाब है। इसको त्रिकबिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। ए द्रव के ताप पर, बी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, सी द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, डी वायुदाब पर। ऑप्शन सी द्रव के संपूर्ण मात्रा पर। बिल्कुल सही आंसर है। वाष्पीकरण की दर जो है वो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 118। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। ए समुद्र तट पर, बी समुद्र की गहराई पर, सी शिमला में, डी माउंट माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट पर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 119। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। ए द्रव के ताप पर, बी वायु के ताप पर, सी द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, डी उपरोक्त सभी कारकों पर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारकों पर। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120। जल का क्वथनांक ए सदैव 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बी पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, सी आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है, डी जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी जल की खुली सतह के ऊपरी दाब पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। ए ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस जलवाष्प को जमा कर देती हैं, बी बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, सी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। ए एक अति कठोर हो जाती है, बी ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, डी इसमें संगलन
की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। ऑप्शन बी, ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 123, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि ए पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है, बी पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है, सी वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, डी वायुमंडलीय ताप कम होता है। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब कम होता है। बिल्कुल सही आंसर है, वायुमंडलीय ताप कम होता है। अगला क्वेश्चन है 124, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि ए बाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती है, सी तापमान ऊंचा रहता है, डी आकाश साफ नहीं होता। ऑप्शन ए, बाष्पीकरण की दर तेज होती है। बिल्कुल सही आंसर है, बाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसी के कारण जो है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन नंबर 125 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ए बाष्पीकरण, बी हिमानीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी, उत्पादन। बिल्कुल सही है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और अभी पीछे आप पढ़ा चुके थे, ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाता है कपूर। अगला क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं, गर्मी के दिनों में के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संपत्ति के कारण, ए विसरण, बी बाष्पोत्सर्जन, सी आस्मो आस्मोसिस, डी बाष्पीकरण। ऑप्शन डी, बाष्पीकरण। बिल्कुल सही जवाब है, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है बाष्पीकरण के कारण। अगला अगला क्वेश्चन नंबर 127 है। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है आपका, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पे टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बिल्कुल सही बात है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी वजह से बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन 128, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी अपरिवर्तित रहता है, सी घट जाता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन सी, घट जाता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 129 पे चलते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े में पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल सही आंसर है। पानी के भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े में पूरा पिघल जाने पर भी गिलास में पानी का जो तल है वो परिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 130 की तरफ। 130 क्वेश्चन कह रहा है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी जल का क्वथनांक घट जाता है, सी भोजन कम ऊष्मा लेता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन 131, मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, ए अधिक पसीना आना, बी कम पसीना आना, सी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। बिल्कुल सही है, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना जो है, इसी वजह से लोगों को परेशानी महसूस होती है, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं 132, देखते हैं अब, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ए बाष्पीकरण कहते हैं, बी संघनन कहते हैं, सी हिमीकरण कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बाष्पीकरण। बिल्कुल सही जवाब है, इसको बाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक में, सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, 100 डिग्री से कम में। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 134, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है, ए विशिष्ट ऊष्मा, बी अवशोषित ऊष्मा, सी उत्सर्जित ऊष्मा, डी गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा। बिल्कुल सही जवाब है, ये गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, ए ठोस का गलनांक,
बी ठोस का क्वथनांक, सी ठोस के गलनांक की गुप्त ऊष्मा, डी वाष्पन। ऑप्शन सी, ठोस के गलनांक की गुप्त ऊष्मा। बिल्कुल सही जवाब है, ठोस के गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है बल्ब के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान होता है ए 0.8 कैलोरी प्रति ग्राम, बी 8 कैलोरी प्रति ग्राम, सी 80 कैलोरी प्रति ग्राम, डी 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन सी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 137 वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है ए 536 कैलोरी प्रति ग्राम, बी 336 कैलोरी प्रति ग्राम, डी सी 542 कैलोरी प्रति ग्राम, डी 340 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन ए, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। बिल्कुल सही है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 138 पे। भाप के हाथ अधिक चलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप शरीर से भीतर घुस जाती है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, डी भाप हल्की होती है। ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। हाँ, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी के कारण जो है जलन ज्यादा महसूस होती है। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी पढ़ा चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। 139 क्वेश्चन पे आते हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ए संवेग, बी ऊर्जा, सी संवेग और ऊर्जा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, ऊर्जा। बिल्कुल सही है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होती है। अगला क्वेश्चन 140, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? ए शून्यांक नियम, बी प्रथम नियम, सी द्वितीय नियम, डी तृतीय नियम। ऑप्शन बी, प्रथम नियम। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी प्रथम नियम बिल्कुल सही है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। अगला क्वेश्चन है 141, रुद्धोष्म परिवर्तन में ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, बी ताप अपरिवर्तित रहती है, सी ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 142, समतापीय परिवर्तन में ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, बी ताप अपरिवर्तित रहती है, सी ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, ताप अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 143 में रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है? ए तापमान को कम करना, बी हिमायन ताप को बढ़ाना, सी एक समान तापमान बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना। ऑप्शन सी, एक समान तापमान बनाए रखना। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 144, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंधित मामला है? ए चार्ल्स नियम, बी ऊर्जा संरक्षण के नियम, सी ऊष्मा विनिमय के नियम, सी डी न्यूटन के शीतला नियम। ऑप्शन बी, ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, 145 क्वेश्चन कह रहा है आपका सूर्य की सतह का ताप होता है ए 600 के, बी 2000 के, सी 6000 के, डी 7000 के। ऑप्शन सी, 6000 के। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर आपका 6000 के है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 146, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, बी क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, सी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, डी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है तो जमाव बिंदु घटता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं 147 पे। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि ए पंखा ठंडी हवा देता है, बी हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, सी हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकृत होती है, डी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। बिल्कुल सही बात है, इसी के कारण हमें थोड़ा सा आराम महसूस होता है। अगला क्वेश्चन पे 148 में कमरे को ठंडा किया जा सकता है ए पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से, डी ठोस को पिघलाने से। ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का जो टेम्परेचर है उसको कम किया जा सकता है, मतलब उसको ठंडा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 149, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो ए काला और खुरदरा, बी काला और मशाल, सी
सफेद और खुरदरा, डी सफेद और मसराट। ऑप्शन ए काला और खुदरा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए काला और खुरदरा। क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 आपका कह रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? ए -6.7 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, बी -12.3 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, सी 135 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, डी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ऑप्शन डी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 151, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें उच्च तरलता होती है, बी उच्च सघनता होती है, सी उच्च चालकता होती है, डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन सी उच्च चालकता होती है। बिल्कुल सही आंसर है। 152वां प्रश्न देखते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी वही रहता है, डी कोई संबंध नहीं। ऑप्शन ए बढ़ जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 153 में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, डी 98.4 डिग्री केल्विन। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 154, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम होता है, बी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ता है, डी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 155, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ए पिंड के द्रव्य पर, बी पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, सी पिंड के द्रव्यमान पर, डी पिंड के तापमान पर। ऑप्शन ए पिंड के द्रव पर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 156 पे चलते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ए ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्माओं को परावर्तित कर देते हैं, बी ये शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर लेते हैं, सी ये पसीना सोख लेते हैं, डी ये आंखों का शीतलता प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए ये अपनी ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 157, खाना पकाते के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ए उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, बी काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, सी काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, डी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन डी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। हाँ, इसी के कारण इसको नीचे काला छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। 158 कह रहा है एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ए ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक, बी ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, सी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, डी ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक। सी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 159, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, बी एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, सी एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, डी दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु ये एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 160, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? ए वाष्प दबाव थर्मामीटर, बी पारे का थर्मामीटर, बी पूर्ण विकृत पायरोमीटर, डी गैस थर्मामीटर। ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 161, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि ए ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, बी फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, सी फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाती है, डी फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिसमें अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसीलिए जो अतिरिक्त नमी है वो अवशोषित हो जाती है क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है आर्द्रता
कम होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये आप लोग भी ट्राई करके देखना। बिस्कुट रख के आपके घर में सील ही जाते होंगे, तो कभी कभी रख के देखो कि कितना कुरकुरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 162। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? ए, दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, तब ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। बी, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक रूप से काम करती है। सी, दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। डी, ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। ऑप्शन सी, दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के मध्य के रूप में काम करती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सर्दियों में लेयर्स में कपड़े पहने जाते हैं, ना कि ये कुछ लोग एक मोटा पहन लेते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी क्योंकि वो मोटा पहने हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप दो पतली शर्ट भी पहने हुए हैं, तो भी आपको एक मोटे स्वेटर की अपेक्षा जो है सर्दी कम लगेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? ए, लोहे का टुकड़ा। बी, जल। सी, स्वर्ण का टुकड़ा। डी, बेंजीन। ऑप्शन बी, जल। ऑप्शन बी, जल। जल जो है इसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। अगला क्वेश्चन है 164। यदि किसी स्थान में तापमान में सहसा वृद्धि होती है, तो अपेक्षित आर्द्रता ए, बढ़ती है। बी, घटती है। सी, स्थिर रहती है। डी, घटती बढ़ती रहती है। बी, घटती है। बी, घटती है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 165। 165 में आता है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? तो ए है 30 डिग्री सेल्सियस। बी, 27 डिग्री सेल्सियस। सी, 63 डिग्री सेल्सियस। डी, इनमें से कोई नहीं। बी, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 166। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है आपका, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? ए, बाष्पन। बी, ऊर्ध्वपातन। सी, संघनन। डी, बाष्पीभवन। ऑप्शन ए, वाष्पन। ऑप्शन ए, बाष्पन, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ए, केवल निम्न तरंग दैर्घ्य। बी, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य। सी, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य। डी, सभी तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन सी, केवल उत्तरण दर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 168। शीत ऋतु में दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? ए, साफ मौसम। बी, मेघाच्छन्न मौसम। सी, आर्द्र मौसम। डी, अनाद्र मौसम। ऑप्शन ए, साफ मौसम। बिल्कुल सही जवाब है। साफ मौसम में हम जो है ज्यादा ठंड महसूस करते हैं, शीत ऋतु में। बात सर्दियों की हो रही है। अगला क्वेश्चन है 169। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम में व्यक्त किया जाता है। बी, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। सी, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। डी, ताप में वृद्धि में वायु दाब कम हो जाता है। ऑप्शन सी, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। बर्फ के टुकड़े को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा बर्फ में चिपकता नहीं है। बी, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। बी, सी, बुरादा उष्मा की कुचालक होती है। डी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन सी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। हाँ, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। इसीलिए बुरादे में हम लोग बर्फ को ढक देते हैं, जिससे कि वो बहुत ही धीमे धीमे पिघलती है, मतलब ना के बराबर पिघलती है। आप लोगों ने पहले बर्फ जब खरीदने जाते होंगे तो देखा होगा, या तो बोरी में बंद करके रखते थे या फिर बुरादे के अंदर बंद करके रखते थे। वो कारण यही था कि ये दोनों चीजें उष्मा की कुचालक होती हैं, जिसके कारण बर्फ जो है बहुत ही धीमी गति से पिघलती है। अगला क्वेश्चन 171। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया का कारण जल ठंडा रहता है? ए, द्रवण। बी, बाष्पीकरण। सी, ऊर्ध्वपातन। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। बाष्पीकरण। ये क्वेश्चन 2-3 बार बता चुका हूँ दोस्तों ऊपर, ये आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक। 172वां क्वेश्चन है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? ए, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर। बी, विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल। सी, विकिरणकारी सतह की प्रकृति। डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 173। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। ए,
Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन जे, बी Cp प्लस Cv इक्वल टू आर जे, सी Cp माइनस Cv इक्वल टू आर जे, डी Cp अपॉन Cv इक्वल टू आर। ऑप्शन ए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर आर अपन जे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि ए त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, बी बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सी पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, डी पानी की ऊष्मा ऊष्मा का अलग है। बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हो गया है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, अगला वीडियो हम जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।